नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी पैट 2023 के लिए 10वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी पैट 2023 के लिए निःशुल्क रूप से लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी का क्या नाम था? दोस्तों, मैंने आपसे बात कही थी कि ऋग्वेद में अब जो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ छूट चुकी है वो ये है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हमने नहीं कराई हैं, लेकिन आज हम इन क्लास में सारी नदियों को पूरा कर देंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल की जो भी नदियाँ अभी तक छूट चुकी थी वो हम सारी आज इस क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो बताइए, ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी का नाम क्या था? तो अगर बात की जाए चेनाब नदी की, तो ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी को अस्कनी नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता? अस्कनी नाम। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्तमान की जो चेनाब नदी है उसको अस्कनी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वो नदियाँ आ गई हैं जिनके हमें नाम जानने बहुत ही अनिवार्य हैं, क्योंकि ये पूछी गई हैं। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो वर्तमान की गोमती नदी है इसका नाम था गोमल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए गोमती का पुराना नाम या ऋग्वैदिक काल में ये किस नाम से पुकारी जाती थी, तो ये गोमल नाम से पुकारी जाती थी। ऐसी जो वर्तमान की जो सतलज नदी है इसको शतुद्री नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? शतुद्री। और काबुल नदी को कुबा नाम कहा जाता था और कुर्रम को कुर्ब कहा जाता था। ऐसी जो गंडक नदी है उसको सदानीरा कहते थे और जो स्वात नदी है उसको सुबस्तु कहते थे। तो ये सारे वो ऋग्वैदिक कालीन नाम हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोमती का पुराना नाम गोमल था, सतलज का शतुद्री, काबुल का कुबा, कुर्रम का कुब्र, गंडक का सदनीरा और स्वात का सुवास्तु। ऐसे ही अभी हमने कौन सी नदी पढ़ी थी? तो अभी हमने पढ़ी थी भाई चेनाब नदी। तो चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी को क्या कहते थे? तो कहते थे अस्कनी। क्या कहते थे भाई? अस्कनी नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर दोस्तों स्टार बना लेना, क्योंकि ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए, वेद त्रयी के नाम से किस वेद को जाना जाता है? तो देखिए, वेद हमने कितने पढ़े थे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो देखो, वेद त्रयी में जो सम्मिलित वेद है वो है, एक तो आपका ऋग्वेद है, एक आपका यजुर्वेद है और एक आपका सामवेद है। तो यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसमें कौन सा शामिल नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो बस आप इतना याद रख लेना कि अगर पूछा है कि बताइए ऋग्वेद के अंतर्गत किन किन वेदों को जाना जाता है, तो ऋग्वेद में आपका अथर्ववेद नहीं आता, बाकी आपके तीनों वेद आ जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अथर्ववेद नहीं है, बाकी तीनों वेद इसमें सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब जो अगला पॉइंट आ गया, देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा बताइए शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिला, तो वो मिला है 10वें मंडल में। कौन से मंडल में मिला? 10वें मंडल में। साथ ही ऋग्वेद में वर्षा के देवता को पर्जन्य कहा जाता था और युद्ध के देवता को इंद्र कहा जाता था। और इंद्र के लिए यहाँ पर पुरंदर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इंद्र का एक पर्यायवाची पुरंदर भी होता है। क्या होता है? पुरंदर। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। तो फिलहाल अभी हम क्या पढ़ना है कि युद्ध के देवता को ऋग्वेद में इंद्र या पुरंदर कहा जाता था। ऐसी जो विश्व के संरक्षक थे तो वो थे भगवान विष्णु और जल के देवता वरुण। कौन थे भाई? जल के देवता वरुण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए, आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए, ये दर्शन से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मैंने पिछली क्लासेस में आपको कई दर्शन पढ़ा दिए हैं। अब देखो, आज वाला क्वेश्चन क्या है भाई कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगर सीधी सीधी बात पूछी जाए तो ये पूछा जाता कि बताइए कपिल मुनि ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो वो है सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। यानी कि जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्याय दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है अक्षपाद गौतम। कौन है भाई इसके प्रतिपादक? वो हैं अक्षपाद गौतम। तो ये किसके हैं? ये हैं सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। अच्छा, उत्तर मीमांसा के कौन थे? तो उत्तर मीमांसा के थे बादरायण। ठीक है, यही मैं आपको लिखा चुका हूँ, आप देख लें क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो ये आपका अच्छा सा रिवीजन हो रहा है कि भाई न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। और जो पूर्व मीमांसा है या इसको मीमांसा है तो इसके कौन हैं? तो ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, ये आप खुद बताएंगे। चलिए, सांख्य दर्शन के फिलहाल मैंने बता दी हैं। तो ये कौन है? ये हैं आपके सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। अच्छा, एक और आपका रह गया था
कि वो जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन के पतंजलि, ठीक है, योग दर्शन के हैं पतंजलि। अब मैं आपसे हर क्लास में कुछ पिछले क्वेश्चंस को रिपीट जरूर कराया करूँगा और पूछा करूँगा। अब इसका जवाब, पूर्व मीमांसा का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कोई जवाब नहीं देना चाहता। और हाँ, एक बात मैं और बताऊँगा कि हमारे एक व्यूज़र हैं, उनका नाम है, देखिए उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्रुव सिंह जी, हाँ ध्रुव सिंह जी एक हमारे यूज़र हैं, वो बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार हर क्लासेस को देखते हैं। तो मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि बस आप ऐसी क्लासेस को देखते जाइए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहिए और बस कंटिन्यू क्लास को देखते रहो। अगर आप कंटिन्यू क्लास को लगातार देखते हैं तो आपकी जो तैयारी है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है, बस आप लगातार क्लास को देखते रहिए। और मैं देखता हूँ कि वो हर बार कमेंट करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैं हर क्लास में कम से कम एक आध क्वेश्चन पिछला पूछूंगा। जैसे अभी मैंने आपसे क्या पूछा, अभी मैंने आपसे पूछा पूर्व मीमांसा के, तो अब आप इसके प्रतिपादक मुझे बताओगे, जिससे आप जवाब दें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए अब आपको उस महिला का नाम बताना है जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो वो थी प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया था। क्योंकि इनकी माता जो माया देवी थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था, जिस वजह से इनका जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, और यही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। चलिए अब देखिए, अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है। तो देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कहा जाता है कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्हें कैवल्य कहा गया था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैवल्य कहा जाता है, तभी महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया था। चलिए अब ये कुछ और हमें चीज़ें जाननी है कि भाई जिन किसे कहते हैं। तो देखो जैन धर्म में जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है अर्थ? विजेता। और अहर्थ का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है पूज्य। और निर्गणित का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या होता है भाई? बंधन रहित। तो ये चीज़ें सारी आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए आगे हमारा आज का अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो अगर बात की जाए भाई श्रीनगर की, तो इसकी स्थापना जो मौर्य शासक द्वारा की गई थी वो थे अशोक। कौन थे भाई? अशोक। यानी कि अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। देखिए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो अगर बात की जाए एक ऐसा शासनकाल जिसमें सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो वो था गुप्त काल। कौन सा था? गुप्त काल। और गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए ये आ गया पॉइंट हमारा। देखो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, और आपको कई ऑप्शन दिए जाएँ कि निम्न स्तर की थी या मध्यम स्तर की थी, तो आपको लगाना है कि इस काल में स्त्रियों की वही स्थिति जो पुरुषों की थी। यानी कि इसमें स्त्री और पुरुष को दोनों बराबर अधिकार प्राप्त थे और दोनों बराबर सम्मान के भागीदार थे। चलिए अगला पॉइंट है कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसे कहा गया है, तो वो कहा गया गुप्त काल को। अच्छा ये जो गुप्त काल था ये अपनी कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए भाई प्रसिद्ध था? तो ये था कला एवं साहित्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। तो भाई अगर बात की जाए पृथ्वीराज रासो की, तो इसकी रचना की गई है चंद्रवरदाई के द्वारा। किसकी द्वारा की गई? चंद्रवरदाई के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर बात की जाए गुलाम वंश की, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता लाख बख्श। लाख बख्श, ये भी आपको याद रखना है कि इसे लाख बख्श कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता था कि ये लाखों रुपए का दान करता था। ठीक है, कहते लाखों रुपए का दान करता था, इसलिए इसे एक उपाधि दी गई थी जनता की तरफ से लाख बख्श की। अच्छा, इसने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था, या अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी लाहौर। क्या थी भाई? लाहौर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड। अब देखो अगर आपसे पूछा है कि बताइए दिल्ली की कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो वो भी कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी कि जो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है और जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है,
तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। और इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर या चौगान खेलते समय हो गई थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, तो वो कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और यह है वही इल्तुतमिश है जो रजिया सुल्तान का पिता था, जो कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश का था। और इसका निर्माण करवाया किसने था, तो वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब मृत्यु हुई थी तो उस समय कुतुब मीनार पूरी तरह से बन नहीं पाई थी, तो इसलिए जो इसका जो अधिकांश जो भाग है, यानी कि इसको जो पूरी तरह से जो पूर्ण कराया है, तो वो कराया था इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहली वाले पैट में पूछा भी गया था। तो देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भाई ज्योतिबा फुले ने की थी। ये तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी एम.जी. रानाडे ने। अगर एम.जी. रानाडे ना दिया हो तो दिया होगा महादेव गोविंद रानाडे। क्या होगा? महादेव गोविंद रानाडे, तो ये उनका पूरा नाम है। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्या महात्मा गांधी ने की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने की थी? तो यहाँ मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि चलो आगे लिख देता हूँ कि जो आपका स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की थी, लिख लेना कॉपी में। एक तो की थी चित्तरंजन दास ने। इसमें दो लोगों का नाम है, चित्तरंजन दास। एक तो थे चित्तरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चलिए चलो, अच्छा अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 11वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो अगर बात की जाए भाई ओजोन परत की, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है भाई? समताप मंडल में। और आज हम सारे मंडल को कंप्लीट कर देंगे इस वाली क्लास में। जितने भी मंडल हैं सारे मंडल कंप्लीट करेंगे। देखो, अब संपूर्ण वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए संपूर्ण वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है, तो इसे किया गया 5 परतों में विभाजित। कौन कौन सी हैं, तो भाई निम्नलिखित हैं वो। सबसे पहला जो मंडल है इसके अंतर्गत आता था शोभ मंडल। क्या आता है? शोभ मंडल। और शोभ मंडल को हिंदी में इंग्लिश में कहता है ट्रोपोस्फियर। अगर आपको शोभ मंडल ऑप्शन में ना हो तो ट्रोपोस्फियर दिया होगा, तो इसलिए इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जाननी जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में इसमें दोनों तरीके से पूछा जाता है, या तो शोभ मंडल पूछ लेगा या ट्रोपोस्फियर। तो चलिए जानते हैं शोभ मंडल है क्या। तो देखिए, ये वायुमंडल की जो 5 परतें हैं ना, कितनी परतें भाई? 5 परतें। तो उसमें पृथ्वी के जो सबसे निकट वाली परत है वो है शोभ मंडल। कौन सी है? शोभ मंडल। तो सबसे जो वायुमंडल की निचली परत, देखो ये है आपकी पृथ्वी और ये ऐसे करके 5 परतें हैं, ठीक है। तो ये वाली जो परत है ये है शोभ मंडल। ये है क्या? शोभ मंडल। ये वाली परत क्या? शोभ मंडल। क्योंकि देखो ये पृथ्वी के सबसे निकट है ना, तो ये वाली जो सबसे निचली परत है, देखो ऊपर से देखोगे तो ये सबसे निचली परत है और पृथ्वी के सबसे निकट परत है। तो अगर ये पूछा है कि बताइए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे निचली परत है, तो वो है आपकी शोभ मंडल। और पृथ्वी के निकट कौन सी परत है, तो निचली तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के निकट स्थित पृथ्वी के सबसे निकट स्थित परत कौन सी है वायुमंडल की, तो वो है शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो देखो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चलो ये तो हमने जान लिया भाई निचली परत है, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो है 16 किलोमीटर। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इससे जो इसके बीच की दूरी कितनी है, यानी कि जो यहाँ से कितनी ऊंची, तो ये है पूरा 16 किलोमीटर ऊंची। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अब हम जानते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है क्या। तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे आंधी हो गई, बादल हो गया, वर्षा हो गई, तूफान हो गया, हिमपात हो गया, वो सारी इसी मंडल में घटित होते हैं। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो आंधी आती है, जो वर्षा होती है, बर्फ़ गिरती है, तूफान होते हैं, तो वो किस मंडल में घटित होते हैं, तो वो होते हैं शोभ मंडल में, ठीक है। आप जो बादल देखते हैं या आपके सामने जो वर्षा हो रही है, तो ये कौन सा मंडल, तो ये है शोभ मंडल। और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? 16 किलोमीटर। और सबसे पृथ्वी के निकट कौन सी परत है, तो वो भी है शोभ मंडल। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के
सतह के निकट होने के कारण वायुमंडल का सबसे गर्म भाग होता है। देखो वायुमंडल के हमने अब कितने भाग बताए, 5 भाग, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पांचों परतें बताई हैं, तो ये वायुमंडल के 5 भाग हैं। लेकिन सबसे निकट कौन सा है पृथ्वी के, तो वो है भाई क्षोभमंडल। तो इसी वजह से यही सबसे गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर सबसे पहले पड़ती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तो यही जो भाग होगा ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के निकट है, ठीक। अच्छा, इसे संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। तो इसके हमने 3 नाम पढ़े। एक तो इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, एक इसे संवहन मंडल और अधोमंडल में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर, और वैसे इसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है क्षोभ मंडल। तो ये पूरे 5 नाम हो गए, ठीक। अच्छा, जो क्षोभ सीमा है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य स्थित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताए क्षोभ सीमा किसके मध्य स्थित है, तो क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य स्थित। कैसे समझेंगे, देखो ये है पृथ्वी, ठीक, ये है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। तो ये जो एक बीच में एक दूरी है, ठीक है, ये कहलाती है क्षोभ सीमा। तो ये किसके बीच स्थित है, तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य स्थित है। ये क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य स्थित है, तो ये है क्षोभ सीमा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद समझ सकते हैं। चलिए, अब हमारा आ गया अगला समताप मंडल। देखो हम हर क्लास में 25 क्वेश्चन तो करेंगे, उसके साथ ही किसी एक टॉपिक को पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो सिलेबस है बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। चलिए, अब समताप मंडल क्या है, तो जो इसकी ऊंचाई है वो पृथ्वी से 50 किलोमीटर है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी, अपने आप बताइए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी, तो ये थी 16 किलोमीटर। ऐसी समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 50 किलोमीटर। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। यानी कि इसका जो निचला भाग है ना, वहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, तभी तो इसे समताप मंडल कहते हैं। देखो समताप का अर्थ ही होता है समान ताप, यानी कि सब जगह ताप समान होगा। तो इसका जो निचला भाग है वहाँ पर तापमान रहेगा स्थिर, यानी कि वहाँ पर समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वहाँ पर एक सा तापमान है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समताप मंडल। चलिए, अब देखो इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटना नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। जो आप ही आंधी हो रही थी, जो बादल बन रहे थे, जो तूफान आ रहे थे, वो कौन से मंडल में आ रहे थे, वो आ रहे थे क्षोभ मंडल में। लेकिन समताप मंडल में ऐसी कोई घटना नहीं होती, समताप मंडल में ऐसी कोई घटना नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। अब तुम ये बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि बरसात में हवाई जहाज उड़े, बिल्कुल नहीं उड़ते हैं। इसी वजह से नहीं उड़ते हैं, तूफान आता है, फ़्लाइट कैंसिल कर दी जाती, इसी वजह से, ठीक है। तो जो वायुयान उड़ाए जाएंगे वो ऐसी जगह पर उड़ाए जाएंगे जहाँ पर सब मौसम मतलब ऐसी कोई घटना ना घटे, तो कोई भी वहाँ पर वर्षा ना हो, कोई वहाँ तूफान ना हो, तो इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो अगर पूछा है कि बताओ वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वो उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में, ठीक। अच्छा, इसी मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ओजोन परत के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो बच्चे जानते हैं कि ओजोन गैस क्या होती है, लेकिन आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक। फिलहाल अभी आप इतना ही समझो कि इसी मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती। तो अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए वह कौन सा मंडल है जिसमें ओजोन परत पाई जाती, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा अगला मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। अभी हमने कितने मंडल पढ़ लिए, 2 मंडल, कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं मीजोस्फीयर। तो ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है। ये इंग्लिश मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि कभी कभार मध्य मंडल ना देखे वो मीजोस्फीयर दे देगा, ऐसा बहुत बार हो गया है। कई परीक्षाओं मैंने देखा है कि हिंदी में ना देखे इंग्लिश में सीधे डायरेक्ट पूछ लेता, तो इसलिए स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं इसको इंग्लिश में भी लाया हूँ। तो मध्य मंडल को भाई क्या कहा जाता है, मीजोस्फीयर। अच्छा, ये समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भाई सबसे पहले क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। तो ये समताप मंडल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आने लगती है, यानी कि जैसे जैसे आप इस मंडल में ऊँचे जाते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर तापमान कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, अगला हमारा मंडल आ गया आयन मंडल। कौन सा है भैया, आयन मंडल। तो इस मंडल को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, और यह मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। और ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि इस मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचा होगे, जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। और इसी मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको स्टार बना लेना, ये बहुत बार पूछा गया है
कि इसी मंडल में पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न व रडार आदि उपकरण संचालित होते हैं। यानी कि आपके घर में जो रेडियो, टेलीविज़न व जो रडार जो संचालित हो रहे हैं वो किस मंडल की वजह से हो रहा है? आयन मंडल की वजह से। ठीक है, अगर आयन मंडल ना होता तो आज आपके घर में रेडियो, टेलीविज़न किसी काम के नहीं होते, यानी कि मतलब ये होते ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो वो किस वजह से? आयन मंडल की वजह से, रेडियो, टेलीविज़न व रडार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट है बाह्य मंडल। अब देखो ये है हमारा लास्ट मंडल, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? एक्सोस्फीयर। अच्छा, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल कहलाती है। तो ये तो आपको मालूम ही हो गया भाई। सबसे निचली परत पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक परत है वो कौन सी है? या वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है शुभमंडल। और वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है? तो वो है बाह्यमंडल। या पृथ्वी से सबसे दूरस्थ परत कौन सी? तो वो भी है वायुमंडल। ठीक। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। इसमें कौन कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था और इस तरह से आपके ये सारे मंडल कंप्लीट हो गए। और अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद करना। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं कितने वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं? तो वो होते हैं 65 वर्ष की आयु में। कितने? 65 वर्ष। ठीक है, ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो कि वर्तमान में कौन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, और उनका नंबर आप खुद बताओगे कि वो कौन से नंबर पे हैं। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। एक तो आपको मुझे ये बताना है कि जो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, वो कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे वो उधर क्वेश्चन पूछा था उसका भी आप आंसर देना। वो कौन सा पूछा? पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक, कि पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अगर बात की जाए भाई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनसे और आ गया है, वो ये है कि कि ये जो पद है, यानी कि इसके अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक बना रहेंगे। और लेकिन यदि इससे पूर्व इनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वो अपना पद त्याग कर देंगे। देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। यानी कि इस वर्ष 2023 से 6 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर इस बीच इनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो फिर ये उस 6 वर्ष से पहले भी रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आज इनको अपॉइंट किया गया और अगले ही वर्ष ये 65 साल के होंगे, तो फिर वो जो 6 साल वाला रूल है वो काम नहीं आएगा, फिर वो 65 साल वाले चलेगा। ठीक है, यानी कि मेन चीज़ है यहाँ पर इनका कार्यकाल। ठीक है, अगर इनका जो कार्यकाल जैसे वैसे तो इनका 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इनकी 65 वर्ष की आयु पहले कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये 6 वर्ष तक नहीं बनेंगे, तो फिर 65 वर्ष की आयु तक ही रिटायर हो जाएंगे। और अगर इनकी 65 वर्ष की आयु होने में अगर 10-15 साल हैं तो फिर ये अपने 6 वर्ष तक कार्यकाल पर बने रहेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पढ़नी है। चलो, अब जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये है कि ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सीधा सीधा कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए वह कौन सा विधि अधिकारी है जो सार्वजनिक धन का रक्षक होता है। तो वो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन भाई? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता की, तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है भाई? लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। शक्ति का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है? तो भाई शक्ति का एसआई प्रणाली मात्रक वाट होता है। जो यूपीट्रिपल पैट 2021 वाला हुआ था उसमें ओम पूछा जाता था कि ओम किसका मात्रक है? तो ओम होता है प्रतिरोध का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो इसलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ, अलग ऊट पटांग चीज़ नहीं। जो सिलेबस से बाहर है उसको बिल्कुल नहीं, जो सिलेबस के अंदर है जो पूछा जाएगा सारे वही क्वेश्चन उसी लेवल के लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब मात्रक हैं तो मात्रक पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारे मात्रक रटा दे रहा हूँ।
चलो, तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, जो तो हमने जान लिया। अच्छा, विशिष्ट चालक का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम की घात -1 और मीटर की घात -1, यानी कि ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अगर पूछा जाए कि बताइए विशिष्ट चालकता का मात्रक है, तो वो है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर पूछा है बताइए एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर है विद्युत धारा का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो अगर बात की जाए 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसका संबंध है पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है, किससे? पंचायती राज प्रणाली से। अगर आपने लेखपाल की तैयारी की होगी तो आपने ये चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पे पंचायती राज अलग से चैप्टर था। चलिए अब है क्या भाई, तो जो पंचायती राज है ना, तो भारत के संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। और ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगर ये पूछा जाए कि बताइए कहाँ पर भारतीय संविधान में कहाँ पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, और अगर ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हो, तो आप राइट आंसर नीति निर्देशक तत्व करोगे। और अगर भाग पूछे तो आप भाग 4 लगाओगे। क्या लगाओगे? भाग 4, कि ग्राम पंचायतों की स्थापना किस भाग में की गई है, तो वो की गई भाग 4 में। ठीक है, और ये जो भाग 4 आता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है नीति निश्चक तत्वों के अंतर्गत, क्योंकि उस नीति निश्चक तत्व जो हैं वो भाग 4 में दिए गए। चलो अब हमें जानना है 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो देखो, जो 73वां संविधान संशोधन है, तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। और इसमें पंचायती राज संस्था को 29 कार्य सौंपे गए हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाएगा कि बताइए पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्य जोड़े सौंपे गए? तो वो सौंपे गए 29 कार्य, यानी कि जो पंचायती राज से संबंधित कितने कार्य हैं, तो वो हैं 29। तो ये सारे आपको पॉइंट याद करने हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस प्रकार भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। तो भाई भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो पंचायती राज का आरंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, किस जिले में? नागौर जिले में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा यहीं से जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए बैंकों के बैंक की, तो वो कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? यानी कि जो हमारी मुद्रा जो प्रिंट होती है वो कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के देवास में होती है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह यहाँ पर करेंसी प्रिंट होती है? तो वो होती है देवास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर पूछा है कि बताइए वह कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक गन्ना होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जो भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अगर बात की जाए हरित क्रांति के जनक की और भारत में, तो भारत में इसके जनक है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और इसी के साथ अगर बात की जाए विश्व में, तो विश्व में इसके जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, विश्व में इसके जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 से 67 ईस्वी में। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। अच्छा, वह कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो वो थे कोपरनिकस। कौन थे भाई? कोपरनिकस। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो है वही सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्योंकि उससे पहले ये मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन कोपरनिकस ने बताया
कि सूर्य पृथ्वी की चारों ओर नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये किसने बताया भाई? कॉपरनिकस ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है? तो भाई वो है मंगल। कौन सा है? मंगल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आपको सौरमंडल में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, अभी जो भी चीज़ें रह गई वो सारी मैं आपको डिटेल से करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो वो हैं 7 महाद्वीप। कौन कौन से हैं? तो वह हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, यानी कि सेकंड लार्जर? तो वो देखो जो दूसरे नंबर पे है ना सेकंड लार्जेस्ट, तो वो है आपका अफ्रीका। ये भी याद होना चाहिए। देखो एशिया तो सबको मालूम है कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन दूसरा बहुत कम बच्चों को मालूम होगा, तो दूसरा जरूर याद रखना है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अच्छा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, क्योंकि बड़ा छोटा सब याद कर लेते लेकिन दूसरा नहीं मालूम होता। तो दूसरे नंबर में सबसे बड़ा है अफ्रीका। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भाई आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के। चलो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो भाई दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद जी ने चलाया था। किसने चलाया था भाई? रामानंद जी ने चलाया था। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना, मैं आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार करूँगा। और दोस्तों अगर आपको जो भी, हाँ आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे अब हमारे चैनल पे 2 बातें हैं, 2 चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर अब से जो है रिवीजन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। ठीक है, अब हम जो भी आगे से जो क्लासेस पढ़ाएंगे तो उनके लास्ट में 25 क्वेश्चन की एक पिछली क्लास को जरूर रिपीट कराएंगे, जिससे आपका फटाफट रिवीजन होता चला जाए। यानी कि जब तक आपके दिन पेपर देने के आएंगे, ठीक है, तब तक आपकी सारी क्लासेस याद हो चुकी होंगी, सारा आपका कोर्स ख़त्म हो गया होगा और बाकायदा आपको रिवाइज भी हो गया होगा। ठीक है, इसलिए आपको रिवीजन की कतई चिंता नहीं करनी, रिवीजन मैं सारा करा दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल उसको ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारी टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और जो भी जैसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF हमें प्रोवाइड करानी वो भी हम सारी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। तो इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और क्विज होती हैं। अब जैसे क्विज भी आपको करना चाहिए, केवल सवाल पढ़ने से अलग बात होती है। अगर आप क्विज को करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो जाएंगे, एकदम रट जाएंगे। तो अब हम क्विज जो कराएंगे वो हम सारी टेलीग्राम चैनल पर कराया करेंगे। तो इसलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।